हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम सीखेंगे रिग्रेशन एनालिसिस। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने किया था कोरिलेशन एनालिसिस और उसके हमने मेथड स्टडी किए थे। इन टुडे लेक्चर विल डिस्कस रिग्रेशन एनालिसिस, व्हाई वी स्टडी रिग्रेशन एनालिसिस, व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस एंड रिग्रेशन इक्वेशंस। रिग्रेशन एनालिसिस, जस्ट लाइक एज यू ऑल नो, इन कोरिलेशन एनालिसिस में हम स्टडी करते थे द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर देन टू वेरिएबल। क्या स्टडी किया था हमने उसमें? रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर देन टू वेरिएबल। इसके अंदर भी हम ये पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर देन टू वेरिएबल। बट इन रिग्रेशन, इन कोरिलेशन एनालिसिस वी स्टडी लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर देन टू वेरिएबल, वेयर एज इन रिग्रेशन एनालिसिस वी स्टडी cause and effect study between two or more than two variable. So we start with the definition. Now, definition: the statistical tool with the help of which we are in a position to estimate or predict the unknown value of one variable with the help of the another variable. इसको इकोनॉमिक्स की टर्म में हम ट्रेंड लाइन भी बोल सकते हैं, एस्टिमेटेड लाइन भी हम इसको बोल सकते हैं, रिग्रेशन इक्वेशन भी हम इसको बोलते हैं। तो इसकी सिंपल डेफिनेशन है the statistical tool with the help of which we are in a position to estimate or predict the unknown value of one variable with the help of the other variable, यानी हम एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं with the help of the another variable is called regressions। इसकी जो ओरिजिन है, ये जो स्टार्ट हुआ था, ये 19th सेंचुरी में ये स्टार्ट हुआ था। प्रोफेसर फ्रांसिस गैल्टन ने इसको स्टार्ट किया था। प्रोफेसर फ्रांसिस गैल्टन ने एक थ्योरी स्टडी की थी जिसको हम बोलते हैं मीडियोक्रेटी इन हेरिडिटरी स्ट्रक्चर। उन्होंने जो स्टडी किया था, उन्होंने 1000 फादर्स और सन की हाइट को स्टडी किया था। तो उन्होंने देखा था कि ऑन एन एवरेज अगर हम देखा जाए तो अगर एक लार्ज सर्वे उन्होंने किया था, तो लार्ज सर्वे में उन्होंने अपने कंक्लूजन निकाला था कि जिन फादर्स की हाइट, एवरेज हाइट स्मॉल थी, तो उनके जो सन थे उनकी जो एवरेज हाइट थी वो उनसे ज़्यादा थी, और जो फादर लंबे थे उनकी जो एवरेज हाइट थी उनके सन्स की वो उनसे कम थी। तो मोर और लेस जो उन्होंने देखा था कि जो नेचर है वो एक एवरेज पे जाके रुक रहा है, यानी जिनकी हाइट स्मॉल थी उनके बच्चों की हाइट ज़्यादा थी, उनसे एवरेज हाइट ज़्यादा थी, और जिन फादर्स की हाइट ज़्यादा थी उनके बच्चों की एवरेज हाइट उनसे कम थी। तो वो एक मीडियोक्रेटी के पास जा रहे थे। मीडियोकर हम टर्म यूज़ करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। मीडियोकर होता है एक एवरेज। मीडियोकर जो होता है वो हमारा क्या होता है? एवरेज, यानी वो ना ज़्यादा हाई होता है ना ज़्यादा लो होता है। तो 19th सेंचुरी में इसकी स्टार्ट हुई थी। और रिग्रेशन का एक्चुअल में डिक्शनरी मीनिंग क्या होता है? द एक्ट ऑफ रिटर्निंग और गोइंग बैक। तो ये उन्होंने अपने पेपर में यूज किया था, तो वहां से ये हमारा रिग्रेशन स्टार्ट हुआ है। नाउ what is the difference between correlation and regression? As I already told you, correlation क्या होता है? correlation भी हमारा क्या होता है? relationship between two or more than two variable। और regression भी हमारा क्या होता है? study between to find the relationship between two or more than two variable। but the basic difference is in a correlation, the correlation coefficient is a measure of degree of covariability between x and y। correlation coefficient को अगर हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? r से। r की जो वैल्यू होती है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करती है? -1 to 1। तो जब हम इसको r से रिप्रेजेंट करते हैं, हम कहीं पे भी ये नहीं लिखते हैं rxy और ryx। इन कोरिलेशन एनालिसिस rxy और ryx और r इज दी सेम थिंग। लेकिन वेयर एज इन रिग्रेशन एनालिसिस हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू स्टडी द नेचर ऑफ रिलेशनशिप। यहाँ पे हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वे स्टडी द लीनियर रिलेशनशिप, वेयर एज in regression analysis we study cause and effect relationship। तो that's why जो हमारा regression है वो ज़्यादा important है as compared to the correlation। क्योंकि मार्केट में जो हमारे प्रोडक्ट होते हैं, अगर हम इकोनॉमिक्स की टर्म में हम इसको पढ़ें तो इकोनॉमिक्स में ये सबसे ज़्यादा यूज होता है। ये जो टर्म है इसको हम ट्रेंड लाइन बोलते हैं। जितने भी बिजनेसमैन हैं, जितनी भी कंपनी जो प्रोडक्शन सेक्टर में हैं, तो वो अपने पास्ट डाटा के बेस पे फ्यूचर में प्रेडिक्ट कर सकती है। गवर्नमेंट भी इसको प्रेडिक्ट करती है। गवर्नमेंट देखती है कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो डे बाय डे, ईयर बाय ईयर हमारी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो नेक्स्ट ईयर हमारी जो क्रॉप की जो प्रोडक्शन है वो कितनी होनी चाहिए टू मीट दी डिमांड? क्योंकि अगर हमारी प्रोडक्शन कम रहेगी तो महंगाई ज़्यादा हो जाएगी, प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो मार्केट में उसके जो प्रॉपर रेट हैं वो नहीं मिल पाएंगे।
तो दैट्स वाई जो रिग्रेशन एनालिसिस है उसकी एप्लीकेशन ज़्यादा हैं एज कंपेयर टू दी कोरिलेशन। नाउ अब इसमें हमारा एक ही टॉपिक है पढ़ने का, विद दैट इज नोन एज द रिग्रेशन लाइन और रिग्रेशन इक्वेशंस। दो हमारे पास इक्वेशंस होते हैं, या आप उनको लाइन बोल सकते हो, जिनको हम क्या बोलते हैं, रिग्रेशन लाइन और रिग्रेशन इक्वेशंस। तो रिग्रेशन लाइंस क्या होती हैं या रिग्रेशन इक्वेशंस जिसको आप बोल सकते हैं, तो एक होता है हमारे पास x ऑन y। अगर हम उसकी बात करें, मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। इधर मैं लिख देता हूं आपको रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y, और ये हमारे पास क्या होता है, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। तो दो हमारे पास रिग्रेशन इक्वेशंस होती हैं, एक x ऑन y और एक y ऑन x। x ऑन y इसका मतलब क्या है, आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा डिपेंडेंट वेरिएबल और इनडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे जो x वेरिएबल है डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ y, और यहाँ पे हमारे पास जो y वेरिएबल है डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ x। तो पूरे जो चैप्टर है हमारा उसके अंदर हम ये दो इक्वेशंस हम पढ़ेंगे, रिग्रेशन इक्वेशंस ऑफ x ऑन y एंड रिग्रेशन इक्वेशंस ऑफ y ऑन x। अब हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, एक है हमारे पास रिग्रेशन इक्वेशंस ऑफ x ऑन y एंड सेकंड वन इज द रिग्रेशन इक्वेशंस ऑफ y ऑन x। जो रिग्रेशन इक्वेशंस ऑफ x ऑन y है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, x इज इक्वल टू a प्लस by, और जो y ऑन x है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, y इज इक्वल टू a प्लस bx। यहाँ पे जो a और b हैं, a और b आर द टू अननोन्स हुज वैल्यू आर टू बी डिटरमिन्ड। तो a और b हमारे पास दो अननोन हैं जिनकी वैल्यू हमें फॉर्मूले से फाइंड आउट करनी है। If we find the values of a and b, we just put the value of a and b in the formula, we'll get the regression equations of x on y, और अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो we'll get the regression equations of y on x। ये जो b यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है, this b is known as regression coefficient। अगर ये x on y में है तो हम इसको क्या रिप्रेजेंट करेंगे, bxy, और ये क्या कहलाएगा हमारा रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन y। यहाँ पे जो ये x और y है ये इसके सफिक्स में है, और यहाँ पे जो ये b रिप्रेजेंट कर रहा है ये y ऑन x में है, तो हम इसको क्या रिप्रेजेंट करेंगे, yx। तो ये यहाँ पे क्या कहलाएगा, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x। अगर आपको याद हो कोरिलेशन कोएफिशिएंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते थे, r से। ये हमने कोरिलेशन वाले लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। तो r में हमने कभी ये नहीं मेंशन किया है कि rxy या ryx, वहां पे भी सिंपली राइट इट एज r। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है, क्योंकि वहां पे हम क्या स्टडी कर रहे थे, लीनियर रिलेशनशिप, और यहाँ पे हम क्या स्टडी कर रहे हैं, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपका जो वेरिएबल है वो x ऑन y में है कि y ऑन x में है। तो अगर ये x ऑन y में है तो इसको हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, bxy, और अगर ये y ऑन x में है तो हम इसको क्या रिप्रेजेंट करेंगे, by। अब आपके पास दो वेरिएबल हैं जिनकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। लोअर क्लासेस में हमने पढ़ा हुआ है, इफ योर नंबर ऑफ इक्वेशन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ अननोन यू कैन सॉल्व इट इजीली। जैसे हम साइमल्टेनियस इक्वेशन को सोल्व करते थे, अगर हमारे पास कोई भी साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं तो उसको हम बाय मेथड ऑफ एलिमिनेशन से हम सोल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड आउट करते थे। तो यहाँ पे दो वेरिएबल हैं, इन दो वेरिएबल को हमें फाइंड आउट करना है, तो आपको यहाँ से दो इक्वेशन जनरलाइज करनी पड़ेगी। तो इक्वेशन जनरलाइज करने का मैं आपको आसान सा तरीका बता देता हूँ। सिंपल इक्वेशन है तो आप इसका सम करके लिख लो। तो फर्स्ट सेट ऑफ इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगा, समेशन x इज इक्वल टू na प्लस b समेशन y, और सेकंड इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये इक्वेशन है हमारे पास, इसको y से मल्टीप्लाई करके इसका सम कर दो। तो सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी, xy इज इक्वल टू a समेशन y प्लस b समेशन y। इन अ सिमिलर मैनर यहाँ पे भी हमारे पास जो इक्वेशन है वो इसी तरीके से हम इसको जनरलाइज कर लेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी, समेशन y इज इक्वल टू na प्लस b समेशन x, और सेकंड इक्वेशन में हम क्या करेंगे, y है तो इसको हम x से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, बोलो, समेशन xy इज इक्वल टू a समेशन x प्लस b समेशन x। तो इस तरीके से हम ये दो इक्वेशन जनरलाइज करेंगे। कोई भी क्वेश्चन है हमारे पास, उससे हमारे पास हम उसको डाटा को इस वाले इक्वेशन में पुट करेंगे, यहाँ से इक्वेशंस को सोल्व करेंगे, a और b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। a और b की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हम इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे एंड विल गेट आवर रिग्रेशन इक्वेशंस ऑफ x ऑन y, और इसको सोल्व करेंगे तो विल गेट अगेन a एंड b
लेकिन ऐसा मत करना कि यहाँ से ए और बी की वैल्यू निकाल के उसको यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूट कर दिया और यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूट कर दिया, दिस इज रॉन्ग। मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसमें एग्जांपल डिस्कस करूंगा, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा, कोई भी क्वेश्चन सोल्व करके आपको दिखाऊंगा कि यहाँ से जब हम इस सेट ऑफ इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट इक्वेशंस आएंगी और इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज आएंगी ए और बी। नाउ कम टू द सेकंड फार्मूला। ये हमारे पास फर्स्ट फार्मूला है जिसकी हेल्प से हम रिग्रेशन इक्वेशंस निकाल सकते हैं एक्स और वाई। अगर आपके पास डाटा ओरिजिनल टर्म्स में गिवन है, यानी कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई गिवन है, जब भी स्टैट में जो डाटा होगा अगर ओरिजिनल टर्म में गिवन होगा तो किस वाले फॉर्म में गिवन होगा, आपको कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की टर्म्स में गिवन होगा। नाउ राइट डाउन द सेकंड फार्मूला। सेकंड फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, व्हेन, देखो इसमें टॉपिक में व्हेन डेविएशन आर टेकन फ्रॉम assume mean of x and y। assume mean हमारे पास क्या होता है, सॉरी assume mean when deviation are taken from means of x and y, taken from means of x and y। mean of x and y क्या होगा, that is x bar and y bar। अगर हम डेविएशन लेते हैं डाटा का फ्रॉम x एंड y से तो हमारे पास इक्वेशंस क्या हो जाएंगी, x बार एंड y बार। तब हमारे पास जो रिग्रेशन इक्वेशंस हैं वो, अब पहले तो हमारे पास ये सेट ऑफ ये इक्वेशंस थी हमारे पास, तब हमारी इक्वेशंस क्या हो जाएंगी, हमारे पास x और y को हम कैसे लिखेंगे, x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू bxy इंटू y माइनस y बार। और इसको हम कैसे लिखेंगे, y माइनस y बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार। y माइनस y बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार। नाउ अब देखो हमने फॉर्मूला क्या यूज किया इसमें, डेविएशन आर टेकन फ्रॉम मीन्स ऑफ x एंड y। तो अगर हमने डेविएशन लेना है, यानी x का डेविएशन कहां से लेना है, x बार से लेना है, और y का डेविएशन हमें कहां से लेना है, y बार से लेना है। तो हमारी इक्वेशन क्या होनी चाहिए थी, ये क्वेश्चन माइंड में आता है बच्चों के कि अगर हम डेविएशन लेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या होनी चाहिए थी, तो x के प्लेस पे क्या आ जाएगा, x माइनस एक्स बार, a हमारा क्या रहना चाहिए था, हमारा एज इट इज, bxy हमारा ये एज इट इज लिखा है, और y के प्लेस पे क्या आ गया, y माइनस y। तो इस स्टेप से इस स्टेप में आने में हमने a को गायब कर दिया। सिमिलरली यहाँ पे भी देखो आप, y है तो y क्या क्या हो जाएगा हमारे पास, y माइनस y बार, तो हमारे पास यहाँ पे a आना चाहिए था, b हमारा एज इट इज है, और x के प्लेस पे क्या हो गया, x माइनस एक्स बार। तो जब हम इस स्टेप से इस स्टेप पे आए तो हमने a को गायब कर दिया। अब a को हमने कैसे गायब कर दिया, देखो अब हमारे पास इसमें bxy निकालने का फॉर्मूला नोट कर लो, ये नीचे विजिबल नहीं होगा तो मैं ये ऊपर लिख रहा हूँ यहाँ से। मैं यहाँ पे दूसरी इक्वेशन ले लेता हूँ, x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई, और हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन क्या थी, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। और bxy निकालने का फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, bxy निकालने का फॉर्मूला बहुत इजी है याद करना, bxy इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, समेशन xy अपॉन समेशन y स्क्वायर। इसको रिमेंबर करना भी आसान है, यहाँ पे xy है तो न्यूमरेटर में हमने क्या लिखा है, xy, और जो वेरिएबल हमारा बाद में डिनोमिनेटर में वही आएगा। इन अ सिमिलर मैनर ये bxy निकालने का फर्स्ट फॉर्मूला है, तो byx का फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा हमारे पास, समेशन xy अपॉन समेशन x स्क्वायर, बाद में x है तो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, वेयर व्हाट इज स्मॉल x माइनस x बार, एंड व्हाट इज स्मॉल y माइनस y बार। स्मॉल x हमारा क्या होगा, स्टैट के अंदर, स्टैटिस्टिक्स के अंदर x जहां पे भी आप स्मॉल x यूज करेंगे तो स्मॉल x का मीनिंग क्या होगा, x माइनस x बार, और स्मॉल y का मीनिंग क्या होगा हमारा, y माइनस y बार। हाँ, सेकंड फॉर्मूला हमारा इसका है कैलकुलेट करने का, bxy इज इक्वल टू r सिग्मा x अपॉन सिग्मा y, यानी जो x है पहले पर सिग्मा x आएगा, बाद में y है तो डिनोमिनेटर में y आएगा। इसको भी अगर हम इस सिमिलर पैटर्न में लिखें तो byx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r सिग्मा y अपॉन सिग्मा x। तो अगर आप यहाँ से इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बोलो, सिग्मा x से सिग्मा x कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा y से सिग्मा y कैंसिल हो जाएगा, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, बोलो, r स्क्वायर इज इक्वल टू
बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, दैट इज आर इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला जिसको हम क्या बोलते हैं, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर। इसको हम क्या बोलते हैं, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर। यहाँ पे जो हमारा r है, r क्या कहलाएगा आपका कोरिलेशन कोएफिशिएंट, और bxy और byx हमारे क्या कहलाएंगे, रिग्रेशन कोएफिशिएंट। तो मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर जो फॉर्मूला है हमारे पास, इट एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन कोरिलेशन कोएफिशिएंट एंड रिग्रेशन कोएफिशिएंट। आपके पास तीन वैल्यू आ गई, r, bxy, byx। तीन वैल्यू में से अगर आपको कोई दो वैल्यू पता है तो हम थर्ड वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी इस पे भी मैं आऊंगा, उससे पहले मैं आपको ये वाला पॉइंट आपको क्लियर कर देता हूं कि हमने यहां से यहां तक जाने में a को कैसे गायब कर दिया, क्योंकि x को तो हमने x माइनस एक्स बार कर दिया, y को हमने y माइनस वाई बार कर दिया, b हमने एज इट इज रखा। अब देखो जब आप डेविएशन लोगे, पहले हमारा फॉर्मूला ये था, तो समेशन x के प्लेस पे क्या हो जाएगा, बोलो x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू na प्लस b इंटू समेशन y माइनस वाई बार इज इक्वल टू, मैं इसको समझाने के लिए आपको यहाँ पे इसको रख कर देता हूं। ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, बोलो समेशन x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू na प्लस b समेशन y माइनस वाई बार। और ये प्रॉपर्टी होती है अरिथमेटिक मीन की, द सम ऑफ द डेविएशन ऑफ द डाटा अबाउट अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज जीरो। द सम ऑफ द डेविएशन ऑफ द डाटा अबाउट अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज जीरो। आप इसको प्रैक्टिकली कर सकते हैं, आप कोई भी डाटा ले लीजिए, x 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 का सम हमारा कितना आ जाएगा 15, और इसका अरिथमेटिक मीन कितना आ जाएगा 15/5 दैट इज 3। तो आप इसको प्रैक्टिकली भी कर सकते हैं कि यहाँ से सम ऑफ x माइनस एक्स बार हमारा क्या आएगा 0, और सम ऑफ y माइनस वाई बार भी क्या आएगा 0। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो 0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा na प्लस b इंटू 0 भी क्या हो जाएगा 0। तो दिस इंप्लाइज na is equal to 0, this implies what? If a into b is equal to 0 होता है तो क्या रिजल्ट आता है, इधर a is equal to 0 और b is equal to 0, तो n तो 0 हो नहीं सकता, n तो हमारा नंबर है, this implies a is equal to 0। तो इसलिए हमने a को यहाँ से हटा दिया, a क्योंकि क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। अब देखो पहले हमारा ये इक्वेशन थी, अब हमारा ये छोटा सा फॉर्मूला आ गया हमारे पास यहाँ से, इसको आप सिंप्लीफाई करो, a तो 0 हो गया हमारे पास, इसको सिंप्लीफाई करो, ये क्या हो जाएगा समेशन x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार इज इक्वल टू b इंटू समेशन y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, इसको हम क्या लिख सकते हैं, समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू b इंटू समेशन वाई स्क्वायर। तो यू विल गेट द सेम रिजल्ट, b एक्स वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा समेशन एक्स वाई अपॉन समेशन वाई स्क्वायर। तो ये दोनों एक ही फॉर्मूले हैं, लेकिन जब आप ये सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करोगे, डिपेंड अपॉन द डाटा, डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन कि आपके पास क्वेश्चन में कौन सी इंफॉर्मेशन गिवन है, तो उसके अकॉर्डिंग हम जो भी फॉर्मूला हमारा रेलिवेंट होगा वो हम अप्लाई कर देंगे। नाउ सो ये दो फॉर्मूले हैं कैलकुलेट करने के लिए, एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला है रिग्रेशन इक्वेशंस ऑफ x ऑन y। x ऑन y का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, बोलो x इज इक्वल टू a प्लस by, और सेकंड फॉर्मूला हमारे पास क्या है, व्हेन डेविएशन आर टेकन फ्रॉम मीन्स ऑफ x एंड मीन ऑफ y। तो हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, बोलो x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार। नाउ कम टू दिस रिलेशन मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट मेथड है, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर। अब ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया, r इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। r हमारा क्या होता है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट, और r की जो वैल्यू होती है वो कहां से कहां तक लाई करती है, -1 to 1। r की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है, बोलो -1 to 1। और bxy और byx ये हमारे क्या हो गए, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन y एंड रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x। अब यहां से हम कुछ रिजल्ट हम जनरलाइज कर सकते हैं। अब आप सबको ये पता है कि जो स्क्वायर रूट है वो सिर्फ हम किस नंबर का ले सकते हैं, पॉजिटिव नंबर का ले सकते हैं। तो इसका मतलब जो bxy इंटू byx है, दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट की जो प्रोडक्ट है, इनका जो रिजल्ट है वो हमेशा क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। और ये पॉजिटिव कब हो सकता है, व्हेन ईदर बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव। या तो दोनों हमारे क्या हो, पॉजिटिव हो, या दोनों हमारे क्या हो, नेगेटिव हो।
एज वी नो जो हमारे पास मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर है, तो मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, r इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ bxy इंटू byx, और ये हम सबको पता है कि जो r की वैल्यू होती है वो -1 से 1 के बीच में लाई करती है, यानी एट एनी स्टेज r की जो वैल्यू है इट कैन नॉट एक्सीड 1। और ये भी हमें सबको पता है, हमने लोअर क्लासेस के अंदर पढ़ा हुआ है कि जो हम स्क्वायर रूट है वो सिर्फ हम किस नंबर का ले सकते हैं, पॉजिटिव नंबर का ले सकते हैं। तो यहाँ से हम कुछ रिजल्ट हम कंक्लूड करेंगे जो हमें हेल्प करेंगे आइडेंटिफाई करने में। अगर आपको कोई दो इक्वेशंस दे रखी हैं और आपको बोला जाए चेक करो कि ये जो इक्वेशंस है क्या ये रिग्रेशन इक्वेशंस हैं या नहीं है, तो एक सिंपल क्वेश्चन है ये। कई बार क्वेश्चन आपके जो एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, कोई भी एंट्रेंस टेस्ट है आपका, जो ऑब्जेक्टिव टाइप का कोई भी क्वेश्चन है वो इसमें पूछे जा सकते हैं आपसे। तो सिंपल प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है जिसकी हेल्प से आप बता सकते हो, डायरेक्ट प्रॉपर्टी की हेल्प से बता सकते हो कि ये आपका करेक्ट ऑप्शन है या ये आपका रॉन्ग है ना। तो यहाँ से हम फर्स्ट कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि जो हम स्क्वायर रूट है वो सिर्फ हम पॉजिटिव नंबर का ले सकते हैं, और यहाँ पे प्रोडक्ट दे रखा है bxy और byx, तो इसका मतलब क्या होगा कि बोथ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट विल हैव सेम साइन, दैट इज ईदर बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव। या तो दोनों क्या होंगे आपके पॉजिटिव होंगे, क्योंकि पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या आ जाएगा पॉजिटिव, और या दोनों हमारे क्या होंगे नेगेटिव। एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। मान लो आप कोई इक्वेशन सोल्व कर रहे हो और उसमें bxy आपका पॉजिटिव आ जाए और byx क्या आ जाए आपका नेगेटिव, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हो जाएगी, ये पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब वो जो इक्वेशंस होंगी वो क्या होंगी, रिग्रेशन इक्वेशंस नहीं होंगी। तो हमारे पास जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट है ये एक इंपॉर्टेंट टूल है जिसकी हेल्प से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इक्वेशंस आर रिग्रेशन इक्वेशंस और नॉट। सो यहाँ से हमने एक चीज हमने आइडेंटिफाई कर ली कि दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट है दे मस्ट हैव सेम साइन, दैट इज ईदर बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव। सेकंड, यहां से आप देखो जो bxy और byx है, अगर दोनों नेगेटिव हैं तो भी ये पॉजिटिव आएगा, दोनों पॉजिटिव हैं तो भी ये पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब r तो हमेशा ही पॉजिटिव हो जाएगा, नो नॉट लाइक दैट। तो जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है हमारे पास, द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन यानी जो r है हमारे पास विल हैव सेम साइन एज दैट ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट। अगर रिग्रेशन कोएफिशिएंट आपके दोनों नेगेटिव हैं तो हमारे पास जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है वो भी क्या आएगा हमारा नेगेटिव। कोरिलेशन कोएफिशिएंट नेगेटिव आने का मतलब क्या होगा कि उनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो क्या होगा, नेगेटिव कोरिलेशन होगा। क्लियर? तो जो साइन आपका रिग्रेशन कोएफिशिएंट का होगा वही साइन हमारा किसका होगा, r का होगा। अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव कोरिलेशन मिलेगा, और अगर दोनों नेगेटिव हैं तो हमें नेगेटिव कोरिलेशन मिलेगा। थर्ड, हम यहाँ से क्या कंक्लूजन ड्रा कर सकते हैं कि मान लो ये हमें पता है कि जो r है वो 1 से एक्सीड नहीं कर सकता। मान लो bxy आपने फाइंड आउट किया, bxy ग्रेटर देन 1 आ गया, byx भी आपका ग्रेटर देन 1 आ गया। अगर दोनों नंबर ग्रेटर देन 1 है तो उनका जो प्रोडक्ट है वो भी क्या आएगा, ग्रेटर देन 1 आएगा। अगर प्रोडक्ट ग्रेटर देन 1 आएगा तो उसका स्क्वायर रूट आप लोगे, अगर कोई भी नंबर 1 से ग्रेटर है तो उसका जो स्क्वायर रूट है वो भी हमारा क्या आएगा, ग्रेटर देन 1 आएगा। तो वो अगेन एक कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से हम एक रिजल्ट और कंक्लूड कर सकते हैं, सिंस as we know the value of r cannot exceed 1, it means what, the one of regression coefficient must be less than 1। अगर r हमारा 1 से एक्सीड नहीं कर सकता तो ये यहाँ से हम श्योरली कह सकते हैं कि एक जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए, इट मस्ट बी लेस देन 1। और अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप उन दोनों का प्रोडक्ट करके देख लीजिए, उन दोनों की जो प्रोडक्ट है वो लेस देन 1 होनी चाहिए, वो 1 से एक्सीड नहीं करनी चाहिए, एट मोस्ट 1 होना चाहिए। और वी कैन से that both the regression coefficient cannot be greater than 1, क्योंकि जैसे ही वो 1 से ग्रेटर होंगे तो उसका जो स्क्वायर रूट है वो भी क्या हो जाएगा, 1 से ग्रेटर हो जाएगा। तो ये तीन हमारे कंक्लूजन हैं जो हमें हेल्प करेंगे आइडेंटिफाई करने में, क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे हमने 2 रिग्रेशन इक्वेशंस पढ़ी हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम ऑफ रिग्रेशन इक्वेशंस एंड अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस देयर विल बी ओनली 1 रिग्रेशन इक्वेशन। Thank you.